अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि सबको पता है कि ईद की छुट्टियों की वजह से मैं भी कुछ लेक्चर्स डिलीवर नहीं कर सका था। मैंने कहा कुछ स्टूडेंट्स इंजॉय कर लें। सारी बात है, स्टडी का बर्डन होता है तो घरों को भी बच्चे जाते हैं, हॉस्टलाइज होते हैं, तो इस वजह से मैंने लेक्चर्स नहीं दिए थे। आज से हम अपने लेक्चर की रूटीन को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने पर्पसेस ऑफ मेडिकेशन कर लिए थे, हम इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोलॉजी के पहले 2 लेक्चर कर चुके हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। आपको बायो में उसका लिंक मिल जाएगा, आप उधर से उनको देख सकते हैं। इसी तरह हम इसके 3rd पार्ट की तरफ बढ़ रहे हैं जिसमें सोर्सेज ऑफ मेडिकेशन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट SCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछा जा सकता है UHS के अंदर कि सोर्सेज ऑफ मेडिकेशंस क्या हैं। मेडिकेशन आर ड्राइव्ड फ्राम अ वेरियस सोर्सेज क्लासिफाइड इनटू नेचुरल, सिंथेटिक एंड बायोटेक्नोलॉजिकल सोर्सेज। बिल्कुल, मेडिकेशन के जो मेजर 3 सोर्सेज हैं उनमें नेचुरल सोर्स है, सिंथेटिक सोर्स है और बायोटेक्नोलॉजिकल सोर्स है। 1 बाय 1 हम इनको डिस्कस करेंगे। नेचुरल सोर्स, नेचुरल सोर्सेज में आते हैं प्लांट सोर्स, एनिमल सोर्स, मिनरल सोर्स एंड माइक्रोबियल सोर्सेज। हम 1 बाय 1 इनको भी डिस्कस करते हैं। आपको इनके पॉइंट्स का पता होना चाहिए। प्लांट सोर्सेज वो मेडिकेशंस होती हैं जो हम प्लांट से अब्स्ट्रैक्ट करते हैं, जिसमें फिटो मेडिसिन भी होती हैं। इसमें मॉर्फिन, ये फिटो मेडिसिन भी कहलाता है। इसमें एग्जांपल के तौर पर अगर हम देखें तो मॉर्फिन है जो कि पेपर सोमनीफेरम जो पौधा है उससे अब्स्ट्रैक्ट की जाती है। और इसी तरह डिजिटैलिस पर पूरा है जिससे हम डाइजॉक्सन जो कि कार्डिक मेडिकेशन है उसको हम अब्स्ट्रैक्ट करते हैं। ये प्लांट सोर्सेज मेडिकेशंस हैं की एग्जांपल हैं। एनिमल सोर्सेज, सम ड्रग्स आर ऑब्टेन्ड फ्राम द एनिमल टिश्यू, हार्मोन्स एंड एंजाइम्स। बिल्कुल, कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं जिनको हम हार्मोन्स से, एनिमल के टिश्यूज़ से और एंजाइम से अब्स्ट्रैक्ट करते हैं। उसमें इंसुलिन इज़ वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल है। इसी तरह हेपरिन जो है वो भी एक एग्जांपल है एनिमल सोर्स की। इंसुलिन जो थी वो पिग से या काऊ से पहले वो लेते थे DNA रिकम्बेंट टेक्नोलॉजी के ज़रिए। और इसी तरह हेपरिन जो है ये भी पिग की जो कि सूर है उसकी इंटेस्टाइन से ये अब्स्ट्रैक्ट करते थे। इसको ये उस सोर्स से हासिल की जाती थी जो यूज़ होती थी। अभी क्योंकि एडवांस मॉडर्न मेडिसिन का दौर है तो इसमें अब इसके चेंजेस हो चुके हुए हैं, तो हम नेक्स्ट इनको भी डिस्कस करेंगे। माइक्रोबियल सोर्स जो है ये भी एक नेचुरल सोर्स है जिसके अंदर सर्टेन एंटीबायोटिक्स और एंजाइम्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द माइक्रोब्स। बिल्कुल, कुछ एंटीबायोटिक्स होती हैं, कुछ एंजाइम्स होते हैं जो कि हम माइक्रोब्स यानी कि बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई से हासिल करके हम उसको यूज़ करते हैं। और ये माइक्रोबियल सोर्सेस की बेस्ट एग्जांपल में पेनिसिलिन है, जिसमें पेनिसिलिन फंगस से जो हमने हासिल की थी एंटीबायोटिक वो पेनिसिलिन थी। और इस तरह स्ट्रेप्टोमाइसिस बैक्टीरिया है जो कि स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक जहाँ से हमने हासिल की थी। मिनरल सोर्स, सम ड्रग्स आर डायरेक्टली ड्राइव्ड फ्राम द मिनरल्स। बिल्कुल, कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं जो हम मिनरल से अब्स्ट्रैक्ट करते हैं, जैसे मैग्नीशियम सल्फेट है, आयरन सप्लीमेंट्स हैं। तो ये बेसिकली मिनरल्स हैं, तो इसलिए हम इनको मिनरल सोर्स कहते हैं क्योंकि ये हम मिनरल से हासिल करते हैं। सिंथेटिक एंड सेमी सिंथेटिक सोर्सेज, जी बिल्कुल, जैसा कि हमने पढ़ा कि नेचुरल सोर्स है, सेमी सिंथेटिक सोर्स है और बायोटेक्नोलॉजिकल सोर्स है। इस तरह सेमी सिंथेटिक सोर्स में वो तमाम ड्रग्स जो केमिकली सिंथेसाइज की जाती हैं बेटर इफेक्टिवनेस के लिए और सेफ्टी के तौर पर लैब के अंदर, उनको सिंथेटिक या सेमी सिंथेटिक सोर्सेज बोला जाता है। जिसमें एस्प्रिन है और आपकी अमोक्सिलिन है जो कि सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन के तौर पर हम अब्स्ट्रैक्ट करते हैं, जो हम लैब में प्रिपेयर करते हैं सिंथेटिक फॉर्म के अंदर, इसलिए हम इनको सेमी सिंथेटिक और सिंथेटिक सोर्स कहते हैं। एस्प्रिन जो है वो भी एक NSAID है, नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स है जो कि पेन की एनाल्जेसिक इफेक्ट भी रखती है और ये एंटीकोएगुलेंट इफेक्ट भी रखती है। तो ये भी सेमी सिंथेटिक और सिंथेटिक है जो कि ये भी हम सिंथेटिक फॉर्म में सिलिसिलिक एसिड से जो है वो हासिल करते हैं और ये अभी हम लैब में तैयार करते हैं।
Biotechnology and genetic engineering source modern drugs are produced using recombinant DNA टेक्नोलॉजी। बिल्कुल जो मॉडर्न एडवांस मेडिकेशन का प्रोसेस है वो हम DNA रिकम्बेंट टेक्नोलॉजी के ज़रिए जो है वो हम हासिल करते हैं। बायोटेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग इन्वॉल्व मॉडिफाइंग लिविंग ऑर्गेनिज्म। बिल्कुल इसमें हम क्या करते हैं कि इसमें हम जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हम उनकी जेनेटिक मटेरियल को उनकी जैसा कि बैक्टीरिया है, यीस्ट है, मैमेलियन सेल्स हैं, इनकी बायोटेक्नोलॉजिकल जेनेटिक इंजीनियरिंग के तौर पर हम इनको मॉडिफाई कर देते हैं जिससे हम इनके इफ़ेक्ट को ड्रग के तौर पर प्रोड्यूस करते हैं। दिस टेक्निक हेल्प क्रिएट सेफ़, ये सेफ़ होती हैं, अफेक्टिव होती हैं और लार्ज स्केल मेडिकेशन जो होती है स्पेशली फॉर डिजीज़ लाइक डायबिटीज़ के लिए जो हम यूज़ करते हैं, कैंसर के लिए और ऑटोइम्यून डिजीज़ के लिए जितनी भी ड्रग्स यूज़ होती हैं वो एडवांस बायोटेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग सोर्स से हासिल की जाती हैं और इसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनके जेनेटिक मटेरियल को मॉडिफाई करते हैं और हम आगे इसको डिस्कस भी करेंगे कि कैसे करते हैं। एग्जांपल के तौर पर रिकम्बिनेंट इंसुलिन है, हीमोलिन और मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ हैं। ये ऑटोइम्यून डिजीज़ के अगेंस्ट और डायबिटीज़ मेलाइटस और कैंसर के अगेंस्ट हम मेडिकेशन के तौर पर यूज़ करते हैं मेडिकेशंस को। तो ये जो है ये बायोटेक्नोलॉजिकल सोर्स कहलाता है। Scientists insert specific gene into the bacteria or other cells to make them produce human proteins or antibodies। बिल्कुल जो साइंटिस्ट हैं जो फार्माकोलॉजिकली स्टडीज़ करते हैं वो इंसर्ट करते हैं स्पेसिफिक जीन को, DNA को किसके अंदर, बैक्टीरिया और अदर सेल्स के अंदर, और ताकि वो प्रोड्यूस करें ह्यूमन प्रोटीन्स को और एंटीबॉडीज़ को और उनको प्योरीफाई करके उन ड्रग्स को और उन बैक्टीरियाज़ को यूज़ करते हैं एज ए टीनी ड्रग फैक्ट्रीज़। यानी कि कह सकते हैं कि उन बैक्टीरियाज़ को प्योरीफाई करके ताकि वो एक्सेसिव किस्म का एडवर्स इफेक्ट कॉज ना करे, रिएक्शन कॉज ना करे, तो वो हम यूज़ करते हैं डिज़ीज़ को प्रिवेंट करने के लिए और ट्रीट करने के लिए, जिसमें वैक्सीनेशन एक सबसे अच्छी एग्जाम्पल के तौर पर देखी जा सकती है। क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। बिल्कुल ड्रग ये आपकी कोर्स आउटलाइन जो कि UHS की कोर्स आउटलाइन के अकॉर्डिंगली फर्स्ट यूनिट के अंदर एक पॉइंट है क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग। ड्रग की जो क्लासिफिकेशन की गई है वो उसके सोर्स की बेस पर की गई है, उसके एक्शन की बेस पर की जाती है, उसके केमिकल नेचर, केमिकल स्ट्रक्चर और केमिकल यूज़ की बेस पर, यानी कि क्लिनिकल यूज़ की बेस पर, थेरेप्यूटिक यूज़ की बेस पर की जाती है। हम वन बाय वन इनको भी डिस्कस करते हैं। बेस्ड ऑन अ केमिकल स्ट्रक्चर, ऐसी ड्रग्स जिनका केमिकल स्ट्रक्चर सेम होता है और उनके सिमिलर इफ़ेक्ट हों तो वो क्लासिफाई की जाती हैं केमिकल स्ट्रक्चर की बेस पर। जैसा कि बीटा लैक्टामेज में पेनिसिलिन और सेफेलोस्पोरिन दो डिफरेंट ड्रग्स हैं, दो डिफरेंट क्लासेस हैं जो कि बीटा लैक्टामेज के अंदर है। इनकी केमिकल स्ट्रक्चर जो है वो सेम होने की वजह से हम इनको बीटा लैक्टामेज के क्लास में रखते हैं। इसी तरह बेंजोडाज़ेपिन में डायज़ेपाम और लोराज़ेपाम जो है जो दो डिफरेंट ड्रग्स हैं लेकिन इनकी केमिकल स्ट्रक्चर सेम है, इस वजह से इनको बेंजोडाज़ेपिन की क्लास में रखा जाता है। और ऐसी तमाम ड्रग्स जिनका केमिकल स्ट्रक्चर सेम होता है वो ड्रग्स जो होती हैं वो एक डिफरेंट वे से क्लासीफाई की जाती हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन अ मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन। बिल्कुल जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि हम मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन की बेस पर, उसके सोर्स की बेस पर कि कहाँ से लेते हैं और इनका एक्शन क्या है उसकी बेस पर और केमिकल स्ट्रक्चर की बेस पर क्लासीफाई करते हैं। तो मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन की बेस पर भी हम कुछ ड्रग्स को क्लासीफाई करते हैं कि कैसे ये ड्रग्स जो हैं वो बॉडी के अंदर काम करती हैं, इनका एक्शन, ये इनका वे ऑफ एक्शन क्या है, इनका काम करने का तरीका क्या है, हाउ दे वर्क इन द बॉडी। तो हम इसकी बेस पर भी हम क्लासीफाई करते हैं जिसमें एंजाइम इनहिबिटर्स होती हैं, रिसेप्टर ब्लॉकर्स होती हैं। बिल्कुल एंजाइम इनहिबिटर में जैसा कि एस इनहिबिटर है जो कि कैप्टोप्रिल, लिसिनोप्रिल, एनालाप्रिल और जैसी मेडिकेशंस है, ये सारी एस इनहिबिटर है जो कि एंजीनोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को इनहिबिट कर देती हैं। ये इनका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन होता है। और इसी तरह रिसेप्टर ब्लॉकर्स हैं जैसा कि बीटा ब्लॉकर्स हैं, प्रोपेनोलोल और एटिनोलोल, लिस्मोलोल और इस्मोलोल, और ये जितनी भी ड्रग्स हैं ये क्लासीफाई की जाती हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन कि ये बॉडी के अंदर कैसे काम करती हैं।
बेस्ड ऑन थेरापेटिक यूज़, फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, बिल्कुल फिर हम इनको क्लासीफाई करते हैं इसके थेरापेटिक यूज़ की बेस पर, इनके क्लिनिकल यूज़ की बेस पर कि हम कैसे बॉडी के अंदर जो डिज़ीज़ है उसको ट्रीट करते हैं, उसकी बेस पर जब हम ड्रग को मेडिकल पर्पस के बेस पर हम इसको क्लासीफाई करते हैं, थेरापेटिक यूज़ की बेस पर हम क्लासीफाई करते हैं। तो उसमें जैसे कि एनाल्जेसिक्स ड्रग्स हैं जिसमें पैरासीटामोल और इबुप्रोफेन है, ये पेन रिलीफ करती हैं। और इसी तरह एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स हैं, ऐसी ड्रग्स जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए यूज़ करते हैं। उसमें अम्लोडिपिन है, लोसार्टन है जिसमें एआरबी इनहिबिटर भी, लोसार्टन जो है वो एआरबी इनहिबिटर्स है और अम्लोडिपिन जो है वो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है। तो बेसिकली हम इसमें जो क्लासीफाई कर रहे हैं वो थेरापेटिक यूज़ की बेस पर, ये जैसा कि पेन को कंट्रोल करने के लिए हम क्लासीफाई कर रहे हैं और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए, इसी तरह डायबिटीज़ को, शुगर को कंट्रोल करने के लिए, इसी तरह मिग्रेन को कंट्रोल करने के लिए हम इन ड्रग्स को उनके थेरेपेटिक यूज़ की बेस पर क्लासीफाई करते हैं। तो ये भी क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग में आता है। बेस्ड ऑन सोर्सेज ऑफ ड्रग, बिल्कुल ये फोर्थ पॉइंट है सोर्सेज ऑफ ड्रग्स, कि हम जो ड्रग्स को क्लासीफाई करते हैं वो उसके ओरिजिन, उसके सोर्स, उसके हम कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, कहाँ से हासिल करते हैं, कैसे हासिल करते हैं, हम उसकी बेस पर भी क्लासिफिकेशन करते हैं ड्रग्स की, जिसमें नेचुरल सोर्सेज हो सकते हैं, सिंथेटिक सोर्सेज हो सकते हैं। जैसा कि मॉर्फिन हमने पढ़ा कि वो नेचुरल सोर्स है, एट्रोपिन जो कि बेलाडोना जो प्लांट है उससे हम लेते हैं। इसी तरह सिंथेटिक एस्प्रिन और इबुप्रोफेन है। तो ये हम क्लासीफाई करते हैं इसकी सोर्सेज ऑफ की बेस पर। बेस्ड ऑन लीगल क्लासिफिकेशन, बिल्कुल कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जो कि लीगल क्लासिफिकेशन की बेस पर हम आइडेंटिफाई करते हैं, उनको क्लासीफाई करते हैं। जैसा कि कुछ ड्रग्स होती हैं वो ओवर द काउंटर होती हैं, कुछ ड्रग प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स होती हैं और कुछ ड्रग कंट्रोल सब्सटेंसेस होते हैं। तो जो ओवर द काउंटर ड्रग्स होती हैं वो ऐसी ड्रग्स होती हैं जो कि हम विदाउट एनी प्रिस्क्रिप्शन हम किसी भी मेडिकल स्टोर से, फार्मेसी से वो ड्रग्स हासिल कर सकते हैं, जिसमें पैरासीटामोल, इबुप्रोफेन है। इस तरह की मेडिकेशंस जो हैं वो आप ओवर द काउंटर मेडिकेशंस कहलाती हैं, जो आप किसी भी फार्मेसी से, किसी भी स्टोर से आप हासिल कर सकते हैं किसी भी डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बगैर। और इसी तरह प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स कुछ होती हैं ऐसी ड्रग्स जो कि हम सिर्फ़ और सिर्फ किसी भी डॉक्टर, किसी भी फिजिशियन, किसी भी सर्जन या किसी भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर, ऐसा हेल्थ केयर प्रोवाइडर जिसको अलाउड हो कि वो प्रिस्क्राइब कर सकता हो, उसकी प्रिस्क्रिप्शन से मेडिकल स्टोर से, फार्मेसी से हासिल कर सकते हैं, वो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स कहलाती हैं। इसी तरह कंट्रोल्ड सब्सटेंसेस होते हैं। कंट्रोल सब्सटेंसेस ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि हम लीगली तौर पर यूज़ करने के लिए हमें किसी भी लीगल डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत होती है। जैसा कि मॉर्फिन, जैसा कि ऑपियोइड है, ये एडिक्शन और इसका अब्यूज़ भी होता है, इस वजह से ये कंट्रोल सब्सटेंसेस कहलाते हैं। इसमें नेल्बिन आ जाता है, आपका मॉर्फिन आ जाती है, कोडीन आ जाती है, फेंटानिल आ जाता है। तो ये स्ट्रॉन्ग ऑपियोइड्स होते हैं। इन ड्रग्स को यूज़ करने के लिए हमें लीगल कंसिडरेशन की ज़रूरत होती है, लीगल रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता है, इसलिए इनको सब्सटेंस कंट्रोल्ड सब्सटेंस कहा जाता है। और ये किसी भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर के पास जब होती हैं तो ये डबल चेक की जाती हैं। ये एक डिपार्टमेंटल इन्वॉल्वमेंट होती है, ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी के अकॉर्डिंगली यूज़ होती हैं, इसलिए इनको लीगल क्लासिफिकेशन की बेस पर हम क्लासीफाई करते हैं ड्रग्स को। बेस्ड ऑन अ रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जी बिल्कुल कुछ ड्रग्स होती हैं जिनको हम क्लासीफाई करते हैं उसके रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बेस पर। जैसा कि अगर कुछ ड्रग्स हम आईवी देते हैं, कुछ हम ओरल देते हैं, कुछ हम टॉपिकल यूज़ के लिए देते हैं। बिल्कुल हमने पहले भी डिस्कस किया था कि ओरल रूट वो को एंट्रल रूट भी कहते हैं, टैबलेट फॉर्म में, कैप्सूल फॉर्म में। इंजेक्टेबल वो होती हैं जो जैसे कि इंसुलिन है, आईवी, सबकट, आईएम, जित आईडी और इंट्राग्लूटियल, ये जितने भी रूट्स हैं ये सारे इंजेक्टेबल रूट्स हैं। और इसी तरह टॉपिकल रूट की बेस पर भी हम इसको क्लासीफाई करते हैं। ऐसी तमाम ड्रग्स जो हम स्किन पर ऑइंटमेंट के तौर पर यूज़ करते हैं, वो तमाम ड्रग्स जो होती हैं वो टॉपिकल कहलाती हैं, जिसमें क्रीम्स आती हैं, ट्यूब्स आती हैं, ऑइंटमेंट्स होती हैं, पेन रिलीविंग जेल्स होती हैं। तो ये तमाम जो ड्रग्स हैं ये बेस्ड ऑन रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्लासीफाई होती हैं। ड्रग सप्लाई सिस्टम और मेथड एक ऐसा मेथड है जो हम यूज़ करते हैं किसी भी ड्रग की अवेलेबिलिटी कुछ इंश्योर करने के लिए, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन को और उसकी मैनेजमेंट को
उस मेडिकेशन की किसी भी हेल्थ केयर सेटिंग के अंदर किसी भी ड्रग सिस्टम की ड्रग की सप्लाई की सिस्टम जो है वो हमें इस बात के बारे में बताता है कि वो ड्रग जो है वो अवेलेबल है, वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, वो कैसे उसकी मैनेजमेंट है किसी भी हेल्थ केयर सेटिंग के अंदर। तो ये ड्रग सप्लाई सिस्टम कहलाता है और इसकी 3 टाइप्स होती हैं, जिसमें ओपन ड्रग सप्लाई सिस्टम है, क्लोज ड्रग सप्लाई सिस्टम एंड हाइब्रिड ड्रग सप्लाई सिस्टम। हम 1 बाय 1 इनको डिस्कस करते हैं। ओपन ड्रग सप्लाई सिस्टम। ओपन ड्रग सप्लाई सिस्टम में मेडिकेशन जो है वो फ्रीली अवेलेबल होती है और परचेज़ की जा सकती है। कंज्यूमर जो है उसे परचेज़ कर सकता है किसी भी रिस्ट्रिक्शन के बगैर, यानी कि किसी भी रेगुलेटरी अथॉरिटी की रिस्ट्रिक्शन के बगैर जो है ड्रग जो है वो परचेज़ कंज्यूमर कर सकता है। वो उसका कहलाता है ओपन ड्रग सप्लाई सिस्टम। इसकी करैक्टरिस्टिक्स में पेशेंट कैन बाय ड्रग्स फ्रॉम फार्मेसी एंड स्टोर्स। बिल्कुल पेशेंट्स खुद जो हैं वो उस ड्रग को फार्मेसी से और स्टोर से परचेज़ कर सकते हैं। नो सेंट्रल कंट्रोल ओवर द ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। बिल्कुल वो जो ड्रग आप तक पहुंचती है उस पर कोई भी सेंट्रल कंट्रोल नहीं होता, किसी भी गवर्नर अथॉरिटी का, किसी भी हॉस्पिटल की रेगुलेशन का कंट्रोल नहीं होता, बल्कि इंडिपेंडेंटली जो पेशेंट्स हैं, जो कंज्यूमर है, वो खुद उसको परचेज़ कर सकता है। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि हायर रिस्क इसका ये होता है कि जो मेडिकेशन है वो लो स्टैंडर्ड भी आ सकती है, क्योंकि इंडिविजुअल जो कंज्यूमर है वो लेमैन हो सकता है और उसको इस चीज़ का पता नहीं हो सकता, जिसकी वजह से वो जो मेडिसिन वो कंज्यूम करता है, बाई करता है, वो लो स्टैंडर्ड भी हो सकती है और इरेशनल ड्रग यूज़ भी उसकी वजह से हो सकता है। क्लोज्ड ड्रग सप्लाई सिस्टम। बिल्कुल सेकंड टाइप जो है ड्रग सप्लाई सिस्टम की वो क्लोज्ड ड्रग सप्लाई सिस्टम है। इसमें ड्रग्स आर स्ट्रिक्टली कंट्रोल्ड एंड डिस्पेंस्ड ओनली अंडर द प्रिस्क्रिप्शन और हॉस्पिटल सप्लाई। बिल्कुल क्लोज ड्रग सप्लाई सिस्टम जो होता है ये स्ट्रिक्टली कंट्रोल्ड होता है और इसमें जो ड्रग्स है वो डिस्पेंस्ड की जाती हैं, वो या तो किसी प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंगली की जाती हैं या फिर वो किसी भी हॉस्पिटल सप्लाई को वो दी जाती हैं। किसी भी लेमैन कंज्यूमर को या किसी भी पेशेंट को डायरेक्टली मेडिकेशन जो हैं वो नहीं दी जाती। इसकी करैक्टरिस्टिक्स हम देखेंगे कि मेडिकेशन आर अवेलेबल ओनली इन हॉस्पिटल्स। बिल्कुल ऐसी मेडिकेशंस जो आपको सिर्फ हॉस्पिटल से मिलेंगी, फार्मेसी से मिलेंगी या अथॉराइज्ड इंस्टीट्यूशन से मिलेंगी। जिसके एग्जांपल में अगर हम देखें, हमने पढ़ा था कि कंट्रोल सब्सटेंसेस जो हैं वो आपको या तो किसी हॉस्पिटल अथॉरिटी से, लीगल कंसिडरेशन अथॉरिटी से मिलेंगी, इसके अलावा आपको पर्सनली आप उसको परचेज़ नहीं कर सकते। रिड्यूस ड्रग मिसयूज़। बिल्कुल इससे ड्रग का जो मिसयूज़ है वो भी कम हो जाता है और इंश्योर होती है क्वालिटी। कॉमन इन डेवलप्ड हेल्थ केयर सिस्टम। बिल्कुल जो कॉमन डेवलप्ड हेल्थ केयर सिस्टम है उनमें क्लोज ड्रग सप्लाई सिस्टम जो होता है वो काम करता है, वो ओपन ड्रग सप्लाई सिस्टम पे काम नहीं करते। हाइब्रिड ड्रग सप्लाई सिस्टम। बिल्कुल नाम से पता चल रहा है कि ये कम्बिनेशन है ओपन एंड क्लोज सिस्टम का, जो कि अलाउ करता है सम ड्रग्स को कि कुछ ड्रग आप फ्रीली अवेलेबल आप ले सकते हैं, लेकिन कुछ ड्रग्स के लिए आपको रिक्वायर है कि प्रिस्क्रिप्शन या किसी भी लीगल या अथॉराइज्ड पर्सन की प्रिस्क्रिप्शन होना ज़रूरी है। इसकी करैक्टरिस्टिक में ओवर द काउंटर ड्रग्स भी होती हैं, जो कि हमने पहले भी पढ़ा था कि हम एक्सेसिबली हम ले सकते हैं इनको विदाउट प्रिस्क्रिप्शन। इसी तरह कंट्रोल्ड मेडिकेशंस होती हैं जो कि डिस्पेंस्ड होती हैं ओनली विद द मेडिकल अथॉराइजेशन एंड बैलेंस सक्सेस एंड रेगुलेशन टू इंश्योर सेफ्टी। और इसकी वजह से एक बैलेंस जो है वो एक्सेस रहती है कि जो इंडिविजुअल होते हैं वो फ्रीली ले भी सकते हैं और जो ड्रग्स कंट्रोल्ड होती हैं वो अथॉराइज्ड पर्सन की प्रिस्क्रिप्शन के बगैर ही उनको मिलती हैं। तो रेगुलेशन जो है इसकी इंश्योर होती है, जिससे ये सेफ़ है हाइब्रिड ड्रग सप्लाई सिस्टम। Drug standard and legislation. Drug standards and legislation ensure the safety and efficacy and quality of medication before they reach consumer. बिल्कुल drug standard and legislation ऐसी रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं जो कह सकते हैं कि जो इंश्योर करते हैं किसी भी ड्रग की सेफ्टी को, वो कितनी सेफ़ है, वो कितनी इफ़ेक्टिव है और उसकी क्वालिटी क्या है उस मेडिकेशन की, कंज्यूमर से पहुंचने से
तक पहुंचने से पहले, यानी कि किसी भी कंज्यूमर तक जो ड्रग पहुंचनी है उससे पहले जो ड्रग स्टैंडर्ड्स और लेजिस्लेशन अथॉरिटीज़ हैं वो उस ड्रग की सेफ्टी को, एफिकेसी को और क्वालिटी को इंश्योर करते हैं। ड्रग स्टैंडर्ड्स आर एस्टैब्लिश्ड गाइडलाइन दैट डिफाइन द आइडेंटिटी, प्योरिटी, स्ट्रेंथ एंड क्वालिटी ऑफ फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस। बिल्कुल ड्रग स्टैंडर्ड्स एंड लेजिस्लेशन में ड्रग का स्टैंडर्ड देखा जाता है कि किसी भी ड्रग की जो स्टैंडर्ड की गाइडलाइंस जो इस्टेब्लिश की गई हैं, क्या वो ड्रग जो है उसके अकॉर्डिंगली प्योर है, उसकी आइडेंटिटी वैसी है जो गाइडलाइन दी गई हैं, फिर उसकी स्ट्रेंथ कैसी है उस गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली है या नहीं, और उसकी क्वालिटी कैसी है। तो फिर जो ड्रग स्टैंडर्ड्स है वो अगर तो ये तो एक ड्रग जिसकी आइडेंटिटी, प्योरिटी, स्ट्रेंथ और क्वालिटी उसकी गाइडलाइन जो स्टैब्लिश्ड गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंगली हों तो वही ड्रग्स जो हैं वो कंज्यूमर तक रीच होती हैं। ड्रग स्टैंडर्ड्स, फार्माकोपिया ऑफिशियल बुक्स कंटेनिंग ड्रग स्टैंडर्ड्स, फार्मूलेशन एंड टेस्ट्स। बिल्कुल फार्माकोपिया जो है ये एक ऑफिशियल बुक है जिसमें किसी भी ड्रग के स्टैंडर्ड्स के बारे में, उसकी फार्मूलेशन के बारे में, उसके टेस्ट्स के बारे में गाइडलाइन दी जाती हैं। तो ये जो फार्माकोपिया है ये डिफरेंट है, जैसा कि यूनाइटेड स्टेट की फार्माकोपिया है, ब्रिटिश फार्माकोपिया है, इंडियन फार्माकोपिया है, इंटरनेशनल फार्माकोपिया है। तो ये जितनी भी फार्माकोपिया है ये हमें स्टैंडर्ड्स बताती हैं, ये हमें फार्मूलेशन, ड्रग की फार्मूलेशन के स्टैंडर्ड्स बताती हैं, उसके टेस्ट की गाइडलाइन बताती हैं जिनके अकॉर्डिंगली कोई भी ड्रग जो है वो मार्केट में आती है। गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस इंश्योर द ड्रग्स आर प्रोड्यूस कंसिस्टेंटली एंड मीट क्वालिटी स्टैंडर्ड। बिल्कुल गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस ये हैं कि किसी भी ड्रग को वो इंश्योर करते हैं कि वो ड्रग जो है वो कंसिस्टेंटली प्रोड्यूस हो रही है, वो मार्केट में आ रही है और वो अपने स्टैंडर्ड्स को मीट भी कर रही है। तो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस GMP जो है ये इंश्योर करती है कि एक ड्रग जो है वो मार्केट में कितनी कंसिस्टेंसी के साथ आ रही है और वो अपने तमाम स्टैंडर्ड्स को, अपनी तमाम गाइडलाइन को फार्माकोपिया के अकॉर्डिंगली पूरा भी कर रही है। ड्रग legislation refer to a laws and the regulation governing the development, approval, distribution and use of the drugs। बिल्कुल ड्रग legislation जो है वो laws होते हैं, वो regulatory governing laws होते हैं जो किसी भी governing body की तरफ से laws create किए जाते हैं कि जिनके accordingly ड्रग जो है वो डेवलप होगी, अप्रूव होगी, डिस्ट्रीब्यूट होगी और उस ड्रग का यूज़ होगा। तो ये ड्रग legislation कहलाता है। मेजर ड्रग लॉज एंड रेगुलेशन में फूड ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1938 जो कि USA में हुआ था, ये इंश्योर करता था ड्रग की सेफ्टी को एंड एफिकेसी को बिफोर मार्केट अप्रूवल। बिल्कुल मार्केट में पहुंचने से पहले, उसको अप्रूव होने से पहले जो फूड ड्रग कॉस्मेटिक एक्ट था 1938 में USA के अंदर, वो इंश्योर करता था ड्रग की सेफ्टी को कि ये कितनी सेफ़ है और ये कितनी अफेक्टिव है। इसी तरह कंट्रोल्ड सब्सटेंस एक्ट 1970 USA के अंदर रेगुलेट करता था ड्रग विद पोटेंशियल फॉर अब्यूज़। बिल्कुल वो कंट्रोल सब्सटेंस एक्ट जो था 1970 के अंदर USA के अंदर उसने ये रेगुलेट किया था कि वो ड्रग्स जो कंट्रोल सब्सटेंसेस हैं वो अब्यूज़ के तौर पोटेंशियल है उनमें कि वो अब्यूज़ के तौर पर यूज़ हो सके, जिसमें नारकोटिक और स्टिमुलेंट्स आते हैं। तो ये जो रेगुलेटरी अथॉरिटी थी ये कंट्रोल सब्सटेंसेस को देखती थी। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट इंडिया के अंदर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है 1948 के अंदर ये इस्टेब्लिश हुआ था। ये रेगुलेट करता है ड्रग की मैन्युफैक्चर को, उसकी इंपोर्ट को और सेल्स को। बिल्कुल इंडिया के अंदर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट जो है वो 1948 में इस्टेब्लिश हुआ था जो कि किसी भी ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग को और उसकी इंपोर्ट को कि वो कहाँ से इंपोर्ट हो रही है और वो कैसे सेल हो रही है उसको रेगुलेट करता है। यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी EMA रेगुलेशंस जो थी वो प्रूव करती थी ड्रग्स को फॉर यूज़ इन यूरोपियन कंट्रीज़। बिल्कुल यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी जो है वो यूरोप के अंदर ड्रग्स की रेगुलेशन को और उसके यूज़ को इंश्योर करती थी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन गाइडलाइन बिल्कुल स्टेट्स ग्लोबल स्टैंडर्ड फॉर ड्रग सेफ्टी एंड क्वालिटी। बिल्कुल वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन गाइडलाइंस जो हैं वो ग्लोबली ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो ड्रग के सेफ्टी और क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स को इंश्योर करती है।
इम्पोर्टेंस ऑफ ड्रग स्टैंडर्ड एंड लेजिस्लेशन, बिल्कुल ये अक्सर क्वेश्चन जो है वो पूछा जा चुका है कि ड्रग स्टैंडर्ड की और लेजिस्लेशन करने की इम्पोर्टेंस क्या है, इसका फ़ायदा क्या था। तो ये प्रोटेक्ट करता है पब्लिक हेल्थ बाय इंश्योरिंग सेफ़ ड्रग यूज़, बिल्कुल ये पब्लिक हेल्थ को प्रोटेक्ट करता है उसके सेफ़ यूज़ के ज़रिए, और ये प्रिवेंट करता है काउंटरफिट एंड सब स्टैंडर्ड मेडिकेशंस को, बिल्कुल मार्केट के अंदर सब स्टैंडर्ड या लोअर क्वालिटी की मेडिकेशन के आने से ये प्रिवेंशन करता है, और इंश्योर करता है एथिकल एंड लीगल ड्रग मार्केटिंग को, बिल्कुल मार्केट के अंदर ड्रग की जो मार्केटिंग है वो एथिकली और लीगली अफेक्टिव होनी चाहिए, वो रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंगली होनी चाहिए। ये भी ड्रग स्टैंडर्ड और लेजिस्लेशन का काम है। और इसी तरह ये रेगुलर करता है क्लिनिकल ट्रायल्स एंड ड्रग रिसर्च को, बिल्कुल ऐसी ड्रग्स जो कि भी मार्केट में आनी हो उसके क्लिनिकल ट्रायल्स को और उसकी ड्रग रिसर्च को जो है वो भी रेगुलेट करने के लिए ड्रग स्टैंडर्ड और लेजिस्लेशन रोल अदा करता है। जी स्टूडेंट, आज तक के लिए इतना काफ़ी है। आप इसको ज़रूर देखें, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करें और अपने नोट्स को ज़रूर क्रिएट कीजिएगा, क्योंकि ये तमाम जो स्लाइड्स हैं ये डिफरेंट बुक्स से, जो फार्माकोलॉजी की रेफरेंस्ड बुक है यूएचएस की तरफ से, वहाँ से ली गई हैं, ये डाटा निकाला गया है। तो अगर आप इन स्लाइड्स को, इन लेक्चर्स को अच्छे से देखें तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकते हैं। तो आप इनको ज़रूर अपने दूसरों तक भी शेयर करें, और अभी तक जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली तमाम वीडियो उन तक जल्द से जल्द पहुंच सकें, और अपने कॉन्सेप्ट को करें। गॉड ब्लेस यू।